हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े थे। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है कैन गो एंड चेक माई प्ले लिस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के टॉपिक में हम लोग जो पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो क्या क्या है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, key components of economic environment, features of economic environment और importance for business, इसका क्या importance है बिजनेस के लिए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? ये होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। राइट, अब इसमें क्या क्या इफेक्ट करता है, एक बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट करता है? उसका प्रोडक्शन इफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट इफेक्ट करता है, प्राइसिंग, डिमांड और प्रॉफिट भी इफेक्ट करता है। ऑलराइट, अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, हम लोग क्या क्या चीज देख सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम लोग एज अ होल इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग देखते हैं। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट का क्या कंडीशन है उसको देखते हैं, और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, जो एक कंट्री का ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। किसके थ्रू से हम लोग जानते हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के थ्रू से हम लोग इसको जान पाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, की कंपोनेंट्स क्या क्या है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। सबसे पहला है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर में क्या आता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर आता है। देन आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, तो क्या क्या पॉलिसीज है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारे पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंडर में आते हैं। देन इकोनॉमिक कंडीशन, अभी मार्केट में क्या सिचुएशन है? इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, ग्रोथ रेट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में जान रहे हैं। देन इसका नेक्स्ट की पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या स्थिति है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, ऑल दिस कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट क्या है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हम लोग क्या देखेंगे? इन्फ्लेशन, रिसेशन, ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, इसको भी हम लोग कैपिटल मार्केट में भी ये सेम चीज आएगा। मोरओवर कैपिटल मार्केट में हम लोग स्टॉक मार्केट भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी देख सकते हैं, क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं कि नहीं वो भी देख सकते हैं। सो ये सारे चीज हम लोग की पॉइंट्स में देखेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल्स में अब स्टडी करते हैं। फर्स्ट की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक सिस्टम है जो कि एक कंट्री में होता है, जो कि हम लोग को बताता है जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, एलोकेट्स रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली एलोकेट करने में हेल्प करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। एक विदाउट सिस्टम, अगर इकोनॉमिक सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं होता है तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या डिटरमाइन करता है? इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारे चीज डिटरमाइन होते हैं। अगेन इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो क्या क्या है? पहला पार्ट क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? ये एक इकोनॉमी का सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन को प्राइवेटली ओन किया जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका जितना भी गवर्निंग पावर है वो प्राइवेट होता है।
देन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। देन उसका जो भी डिमांड सप्लाई का जो फोर्सेस है वो मार्केट को डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, प्राइवेटली ओन किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ मेन फीचर्स, इसका क्या मेन फीचर्स होता है, सबसे पहला मेन फीचर क्या होगा कि ये प्राइवेट ओनरशिप होता है, कोई भी प्रॉपर्टी का एक प्राइवेट ओनरशिप होता है। सेकंड में होता है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, में इंटरप्राइज का फ्रीडम होता है। देन थर्ड में होता है प्रॉफिट मोटिव, इसका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। देन प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, जो मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई है ये डिटरमाइन करता है कोई भी कमोडिटी का या गुड एंड सर्विसेज का जो भी प्राइसेस है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, नाउ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा ही क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड है, जो भी प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो मिनिमम होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे वर्क करता है, जो भी बिजनेस है वो डिसाइड कैसे करता है क्या प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड होता है कंज्यूमर का जो डिमांड है उसके ऊपर में। कंज्यूमर अगर एक्स उसका डिमांड है तो बिजनेस क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक्स को प्रोड्यूस करेगा, और उसका डिमांड कंज्यूमर का अगर डिमांड वाई का है तो वाई प्रोड्यूस करेगा। राइट, नाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस यहाँ सोली मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करता है। मान लो कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस का क्या होगा, प्राइस राइज करेगा, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी राइज करेगा। मान लो डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस फॉल करेगा। वैसे ही सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग प्राइस में क्या देखेंगे, फॉल देखेंगे। ना सप्लाई अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस में राइज देखेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ऑलराइट, नाउ मेरिट्स, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मेरिट्स है, ये इनकरेज करता है इनोवेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनोवेशन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो सोचेगा कि हमको जितना से जितना रिसोर्सेस मिला है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। देन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, हम लोग को यहाँ में जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग का वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत सारा वैरायटी ऑफ गुड्स हम लोग देख सकते हैं। और डीमेरिट्स हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या क्या डीमेरिट्स है, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम में इक्वलिटी नहीं है। देन रिस्क ऑफ मोनोपोली, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मोनोपोली भी देखते हैं। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स कैसे, अब आप एक पर्सन को 9 घंटा 10 घंटा काम करवा रहे हो बट जो सैलरी मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या फिर उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ये सारे डिमेरिट्स हम लोग देख सकते हैं। तो इसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल कहाँ है, यूएसए और यूके में हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखते हैं। हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। राइट, सोशलिस्ट इकोनॉमी ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट का ओनरशिप देखते हैं और जितना भी प्रोडक्शन का जितना भी काम है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। सो ओनिंग एंड कंट्रोल ये दोनों गवर्नमेंट के थ्रू से होता है। और जितना भी इकोनॉमिक डिसीजन है, इकोनॉमिक का डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है उसको लिया जाता है। और टोटल प्रोडक्शन का कंट्रोल और ओनरशिप ये गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, नाउ फीचर्स, इसका फीचर्स क्या क्या है, फर्स्ट फीचर तो है गवर्नमेंट ओनरशिप। राइट, कोई भी बिजनेस है उसमें टोटली गवर्नमेंट का ओनरशिप रहेगा।
सेकंड में है सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, थर्ड में है सेंट्रल प्लानिंग, फोर्थ में क्या है नो और लिमिटेड कंपटीशन, यहाँ का जो कंपटीशन है ये लिमिटेड होगा। ऑलराइट, नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जैसे कि एक अगर फिक्स्ड इनकम सेट कर लिया गया है तो वही इनकम सबको को मिलेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्क कैसे करता है? यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है कि गुड्स में क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस में प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के बारे में ज़्यादा फोकस किया हुआ रहता है। यहाँ पे प्रॉफिट का फोकस उतना नहीं रहता है, प्रॉफिट का फोकस करते ही नहीं है। यहाँ पे टोटली पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। ओके, तो इसका मेरिट क्या क्या होगा, ये रिड्यूस करता है इनकम इनइक्वालिटी। जैसे कि कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका कितना फिक्स सैलरी है वो किसी को भी पता नहीं है। XYZ% जो भी काम करे, तो X का अगर मान लो कि 10,000 है तो Y का 12,000 भी हो सकता है, ये उनके ऊपर है। लेकिन इन गवर्नमेंट जब भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर रहे हैं तो उनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। जैसे कि अगर नया ज्वाइनी है, एक SBI का एम्प्लॉई है और वो नया ज्वाइन कर रहा है तो उसका अगर मान लो कि 25,000 का सैलरी है, तो जो जितना भी नया ज्वाइनी है क्लरिकल लेवल में सबका 25,000 ही होगा। देन प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करता है। राइट, यहाँ पे जैसे कि एक फिक्स टाइमिंग है, हाँ 10 बजे से काम स्टार्ट करना है और 5 बजे तक करना है, तो उतना ही तक सीमित है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आपका टाइम ओवर हो गया है लेकिन आपको ओवर टाइम करके अपना वर्क को कंप्लीट करना है। देन प्रोमोट्स सोशल जस्टिस, ये सोशल जस्टिस को प्रोमोट करता है। राइट, नाउ डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। जैसे हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं कि वहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलता है, अगर ओवर टाइम करवाया जाता है तो कुछ अच्छे कंपनीज है जैसे विप्रो है, ऐसे बहुत सारे वर्क ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है उसमें वर्क करवा रहे हैं तो वो लोग इंसेंटिव्स भी देते हैं, परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उसमें इंसेंटिव मिलता है। लेकिन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इंसेंटिव नहीं देखते हैं, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रॉपर उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो भी वर्क करता है वो उसमें बहुत इनएफिशिएंसी देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्कर है, एक टैक्स कलेक्टर है, मान लीजिए कि वो गार्बेज टैक्स कलेक्टर है। कभी कभी होता है कि उसको उतना प्रेशर नहीं मिला हुआ रहता है, इसलिए वो क्या करता है 4 साल 5 साल में एक बार आता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, इनएफिशिएंसी दिखाता है। देन लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो चॉइस है वो लिमिटेड है। राइट, जैसे अगर मान लो कि रेलवेज, तो रेलवे किसके थ्रू से चलता है, गवर्नमेंट के थ्रू से चलता है, तो इसके जो कंज्यूमर है उसके पास में चॉइस कितना है, सीमित है। राइट, सो ये सारे क्या है, इसका डीमेरिट्स है। नाउ इसको हम लोग जहाँ ज़्यादातर कहाँ पे देखते हैं, मेनली ये क्यूबा में और नॉर्थ कोरिया में हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिए, अब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे। मिक्स इकोनॉमी में क्या है, ये कंबाइन करता है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम को। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग कैपिटलिस्ट भी देखते हैं और सोशलिस्ट भी देखते हैं। राइट, बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेट टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फीचर्स क्या है, ये डुअल ओनरशिप होता है, इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आते हैं और एक साथ वो वर्क करते हैं। देन यहाँ में प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर मोटिव रहता है, यहाँ प्रॉफिट अर्निंग भी
यहाँ इसका मोटिव रहता है और सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड करना इनका मोटिव रहता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है मिक्स इकोनॉमी में। देन बैलेंस डेवलपमेंट, यहाँ का जो डेवलपमेंट है ये बैलेंस होता है क्योंकि एक मोनोपोली यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे हावी होने जाएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ में बोल देगा आप अपना लिमिट में ही वर्क करिए, यहाँ पे अपना लिमिट को क्रॉस मत करिए, राइट। सो इसीलिए ये बैलेंस डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ओके, नाउ यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी में वर्क कैसे करता है, मिक्स इकोनॉमी कैसे काम करता है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। सो यहाँ पे क्या करता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ऑपरेट करता है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। प्राइवेट सेक्टर मतलब ही प्रॉफिट, राइट। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी, उसका भी कंट्रोल है, वो क्या करता है, और एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस हुआ, रेलवेज हुआ, इसको प्रॉपर सुपरविजन में यहाँ पे वर्क किया जाता है। मार्केट का तो फोर्स रहता ही है लेकिन उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है ताकि कोई भी कंज्यूमर है उसके साथ में कोई गलत चीज़ ना हो, राइट। अब इसका मेरिट क्या है, बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ होता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सोशल वेलफेयर देख सकते हैं विद एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग देख सकते हैं। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे इकोनॉमिक का स्टेबिलिटी हम लोग देख सकते हैं। इसका क्या डिमेरिट्स है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल में रिड्यूस एफिशिएंसी। कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे रेलवेज में बहुत ज़्यादा ही अगर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है तो उसका एफिशिएंसी डिक्रीज होता है। कैसे, अब उसको ऑन टाइम भी जाना है, यहाँ से भी जाना है और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो वो कभी कभी क्या करता है, बहुत डिले भी करता है। देन कन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कुछ कुछ बात में हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कन्फ्लिक्ट भी देख सकते हैं। और बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी कहाँ का है, इंडिया का। सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़े, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ ऐसा एक्शंस है, जो डिसीजंस है, कुछ डिसीजंस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा तो इकोनॉमी प्रॉपर वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा, ठीक है। सो उसको इन ऑर्डर में रखने के लिए और कुछ गोल्स है, इकोनॉमिक का गोल्स है, वो क्या गोल्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर। इन सब को चेक करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दे गाइड हाउ अ कंट्री मैनेजेस इट्स रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होता है ये क्या गाइड करता है, एक कंट्री को मैनेज करने के लिए, उसका जो भी जितना भी रिसोर्सेस है उसको मैनेज करने में, प्रोडक्शन करने में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और जो ट्रेड है, हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड हुआ या इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, इन सब को मैनेज करने में हेल्प करता है। ओके, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का भी कुछ पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। जो भी इंडस्ट्री हमारे आसपास में दिखता है उनका भी कुछ पॉलिसीज़ है, अगर पॉलिसीज़ नहीं होगा तो हम लोग को उसका बेनिफिट हमारे कंट्री को नहीं मिलेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी refers to the government strategy to develop and regulate industries in the country। एक गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी होता है, किस लिए होता है, ताकि उसमें डेवलपमेंट हो, और रेगुलेट करता है इंडस्ट्रीज़ को, कंट्रोल करता है इंडस्ट्रीज़ को हमारे कंट्री में, हमारे कंट्रीज़ में जितना भी इंडस्ट्रीज़ है उसका डेवलपमेंट और रेगुलेशन में ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहला, प्रोमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो भी इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसको प्रोमोट करता है,
ठीक है। नाउ इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज ना किया जाए तो वो पार्टिसिपेशन वो अपना दिखाता नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू से ये ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जितना भी प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज करता है ताकि मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन दिखाई दे। देन इट रिड्यूसेस रीजनल इम्बैलेंस। ये क्या करता है कि जो फंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपर एलोकेशन या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड किया जाता है ताकि रीजनल इम्बैलेंस ना हो। देन लास्ट क्या है, प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जितना भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप करने में या फिर ग्रोथ में उसका प्रमोट करता है, ठीक है। ये सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का ऑब्जेक्टिव है। सो की एरियाज़ क्या क्या है, फर्स्ट में लाइसेंसिंग पॉलिसी, देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर रोल, देन थर्ड में है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉरेन में उस चीज़ को मॉनिटर करना। देन एमएसएमई प्रमोशन। एमएसएमई प्रमोशन क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रमोशन है उसको एमएसएमई प्रमोशन बोलते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे क्या है, इंडियाज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये इंडिया का जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1991 में क्या हुआ, एंडेड द लाइसेंस राज। पहले क्या था, लाइसेंस राज था। सो अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो क्या, किस चीज़ को इनकरेज किया गया, ये लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम से कम रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन को, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को वो गवर्न कर सकता है, वो ओन कर सकता है, ठीक है। हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, ओके। सो हमने फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी जो कि टैक्सेशन और पब्लिक जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो सारे को गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एक इकोनॉमी में कितना टैक्स लिया जाना है, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर होना है, इन सबको कंट्रोल करता है। इन इसके लिए एक गवर्नमेंट पॉलिसी होता है जिसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। नाउ ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और इसका क्या क्या टूल्स है, टैक्सेशन। टैक्सेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रहा है, कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, किस किस प्रोग्राम में कितना कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, उन सब के बारे में इसको ये एक टूल है, ठीक है। देन बजट डेफिसिट और सरप्लस, कहाँ कहाँ पे कितना बजट का एलोकेशन हुआ है, कहाँ पे बजट डेफिसिट किया है, डेफिसिट का मतलब कम हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, ये सारे फिस्कल पॉलिसी का टूल्स है, ओके। नाउ फिस्कल पॉलिसी का अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, राइज इन प्राइस, सडन राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इसको कंट्रोल करता है फिस्कल पॉलिसी। देन हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, सो इसको रिड्यूस करता है। देन इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करता है। देन इट रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी, जो भी इनकम में इनइक्वालिटी है उसको कम करता है, ठीक है। ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। सो इसका क्या एग्जाम्पल है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ड्यूरिंग रिसेशन टू बूस्ट डिमांड। तो क्या होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या करता है, वो अपना जो भी स्पेंडिंग्स है, गवर्नमेंट का जो खर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो रिसेशन का टाइम है जहाँ पे कुछ काम नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में जो डिमांड है उसको बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर में क्या क्या देखा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ देख लिए हैं, फिस्कल पॉलिसी देख लिए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी,
मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ये एक ऐसा पॉलिसी है जो कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई और क्रेडिट है। इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई और क्रेडिट है, इन दोनों को मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। ठीक है। नाउ ये मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी ये कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई से कंट्रोल होता है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या टूल्स हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स हैं रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिसके थ्रू मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है एक इकोनॉमी में। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, प्राइस का जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है, और ये इंश्योर करता है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी। ओके। और करेंसी को स्टेबलाइज करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। जैसे इफ इन्फ्लेशन राइजेस, आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन राइज होता है, तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। तब क्या होता है? लोन्स, जितना भी लोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और लोन्स एक्सपेंसिव हो जाने के कारण क्या होता है? जितना भी डिमांड है लोन का वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। नाउ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हम लोग बाकी सारा पॉलिसी स्टडी कर लिए जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर में आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? कोई भी कंट्री अपने जो अड़ोस पड़ोस जितने भी कंट्री है उसके साथ में ट्रेड करते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड। जैसे एक कंट्री है एक्स, वो वाई कंट्री के साथ में ट्रेड कर रहा है जो कि दूसरी जगह में है, सो दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है, उसमें भी पॉलिसी होता है। ठीक है। ये क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट्स को और एक्सपोर्ट को। ठीक है। ये इंपोर्ट मतलब होता है लाना और ले जाना, जो भी है वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। नाउ ऑब्जेक्टिव, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ये एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, और अगर ट्रेड में कोई डेफिसिट है तो उसको रिड्यूस करता है। देन अर्न फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम लोग फॉरेन में जो भी सामान है इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी फॉरेन का जो एक्सचेंज है, जो अमाउंट है, हमारा इंडियन करेंसी जा रहा है फॉरेन में, फॉरेन का करेंसी हमारे इंडिया में आ रहा है। सो ऐसा हो रहा है। नाउ इनकरेज ग्लोबल ट्रेड, ये ग्लोबल ट्रेड को मोर एंड मोर इनकरेज करता है। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जो भी ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ग्लोबल ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या क्या टूल्स हैं जो कि इसको चेक करता है? ये होता है टैरिफ्स, कोटाज, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। जैसे देख लीजिए एक प्लेस है जैसे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हम लोग क्या देखते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा होता है और गोल्ड ज़्यादा मिलता है। हमारे कंट्री में उतना गोल्ड नहीं मिलता है, तो क्या देखेंगे कि अगर वहाँ से कोई पर्सन, दुबई से कोई पर्सन गोल्ड का कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और क्योंकि वहाँ पे बहुत दाम कम है, तो वहाँ पे क्या है? एयरपोर्ट में ही सबसे पहले तो एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि हाँ, यहाँ का जो गोल्ड है उसको नहीं लेके जा सकते दूसरे कंट्री में। सो दिस इज़ नोन एज इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन। कुछ कुछ चीज़ है जिसमें इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी टू इनकरेज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल।
क्या करता है, इंपोर्ट ड्यूटी को जितना कम कर रहे हैं तो वो क्या करता है, रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है या इनकरेज कर रहा है। आज हम लोग 2 की कंपोनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करिएगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको जहाँ पे डाउट हो रहा है बार बार रिवाइज करिएगा। और नेक्स्ट जितना भी की कंपोनेंट्स है हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।